नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज मैं आई हूँ मैरिज विद बीस्ट की एक नई कहानी के साथ, मतलब मैरिज विद मॉन्स्टर के साथ। आस्तिक है, अरुणिमा है, रियासत है, सिंहासन है, राज परिवार है। और जो आस्तिक का साइकोपन है वो तो है ही है। अरुणिमा की मासूमियत वहीं पर है, आस्तिक का अग्रेसिवपन वहीं पर है, पर कुछ और कैरेक्टर हैं जो ऐड हुए हैं, उनके साथ कहानी आगे बढ़ेगी। ये कहानी और पिछली कहानी पूरी तरह से डिफरेंस है, बस एक नाम सेम है, आस्तिक रायचंद और अरुणिमा का। तो आप लोग ये कहानी सुनिए, पहला एपिसोड, और उसके बाद मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और इसके अलावा मेरे पास दो ऑप्शन है इस कहानी को पोस्ट करने के लिए। पहला तो ये कि मैं इस कहानी के लॉन्ग एपिसोड दूं, लेकिन थोड़ा मतलब रुक रुक कर दूं, 2-4 दिन रुक रुक कर दूं, क्योंकि मेरे पास भी काम रहता है, मैं भी एक साथ नहीं कर पाई। या फिर मैं इसके शॉर्ट एपिसोड दूं लेकिन हर दूसरे दिन दूं। तो क्या है सही तरीका, आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल किसी लेखक की कल्पना में रची गई एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही पढ़ें। राजा साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? कम से कम अपनी बच्चे के बारे में तो सोचिए। अरुणिमा इस समय अपने पति आस्तिक रायचंद से खुद को न छोड़ने के लिए भीख मांग रही थी। लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा से अपना मुंह फेरते हुए कहा, मैं तुमसे कहा ना कि मेरा अब तुमसे और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। सामने तलाक के पेपर रखे हुए हैं, चुपचाप साइन करो और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे तुम्हारी परछाई भी अपने आसपास नहीं चाहिए। इस महल से जाने के बाद तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होता है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अरुणिमा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आस्तिक उसे यह कैसे कह सकता था, जबकि वह अच्छी तरह से जानता है कि अरुणिमा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है। आज तक अरुणिमा आस्तिक के इशारों पर किसी कठपुतली की तरह नाचती थी, सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए और इस उम्मीद से कि एक दिन आस्तिक उसे जरूर अपना आएगा। लेकिन आज आस्तिक ने उसके इस भ्रम को भी तोड़ दिया। अरुणिमा ने कांपते हाथों से पेन उठाया और डाइवोर्स पेपर साइन करते हुए अपना मंगलसूत्र डाइवोर्स पेपर के ऊपर रखते हुए कहा, शुक्रिया राजा साहब, मुझे अपनी कैद से आज़ाद करने के लिए। मुझे खुशी है कि आज के बाद मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। आखिर क्या हुआ था अरुणिमा के साथ और कैसी है आस्तिक और अरुणिमा की यह उलझी हुई कहानी। 1 साल पहले, सिंघल राजस्थान। वैसे तो राजस्थान के सिंघल शहर में दुनिया की सबसे बेस्ट कीमती और सबसे खूबसूरत मोती बनाई जाती है। सिंघल के मोतियों की बात ही कुछ अलग है। पूरे देश विदेश में हर जगह पर सिंघल के मोतियों की भारी डिमांड होती है। गहनों से लेकर कपड़ों तक में सिंघल के मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंघल सिर्फ अपनी मोतियों के ही नहीं बल्कि अपनी कठपुतलियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। सिंघल में कठपुतलियों का खेल काफ़ी प्रचलित है और आज भी यहाँ पर पारंपरिक तरीके से ही कठपुतली का प्रदर्शन किया जाता है। आज भी सिंघल के एक लोकल मार्केट के पास बने छोटी सी खाली मैदान में कठपुतली का खेल चल रहा था। सारे बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिलकर वहां पर कठपुतली का खेल देख रहे थे। वहां पर 2 कॉलेज की लड़कियां भी खड़ी थी, जो कठपुतली का खेल देखकर काफी खुश हो रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की के चेहरे पर एक ना बयां करने वाली बेशकीमत मुस्कान थी। एक 24 साल की लड़की जिसे आंखों में चमक, गालों में गुलाबी पान और कमर तक लहराते बाल, आसमानी रंग के पटियाला सूट सलवार में, माथे पर सिल्वर कलर की बिंदी लगाए हुए वह लड़की बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। और उसके साथ ही खड़ी थी उसकी दोस्त ज्योति। ज्योति ने अपने साथ खड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखना अरु, अभी राजकुमार आएगा और इस राजकुमारी को अपने साथ अपने महल में ले जाएगा। अरु यानी अरुणिमा और ज्योति दोनों कॉलेज स्टूडेंट है और ये दोनों ही अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में है। ज्योति का ऐसा कहने पर अरु मुस्कुराते हुए उस कठपुतली के खेल को देख रही थी, जहां पर सच में एक कठपुतली का राजकुमार आता है और उस कठपुतली की राजकुमारी को अपने घोड़े में बिठाकर महलों में लेकर जाता है। अरुणिमा के चेहरे पर यह दृश्य देखकर अनायास ही एक मुस्कान आ जाती है। ज्योति जब अरुणिमा को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखते है तो उसके कंधे पर मरते हुए कहती है, और वो मैडम, इस राजकुमार को देखकर अपने राजकुमार को इमेजिन करने लगी क्या? उसके बाद ज्योति अपने हाथ पर एक एक उंगलियों पर गिनते हुए कहती है, बता कहाँ का राजकुमार चाहिए? मेवाड़, माधवगढ़, चित्तौड़ या जयपुर? उदयपुर भी अच्छा है। तू कहे तो वहाँ के राजकुमार से बात चलाओ तेरी। अरुणिमा हंसते हुए ज्योति के हाथ पैर हाथ मारती है और कहती है,
चुप कर नौटंकीबाज, मुझे किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना, हमारा राज्य कितना सुंदर है। देखना सिंघल में क्या किसी चीज की कमी है, मुझे तो हमारे राज्य में ही रहना है। ज्योति भी हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो चल ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा राजकुमारों की कमी है। लेकिन यार सच बताऊं अरु, जो बात हमारे राजा साहब में है ना वो किसी राजकुमार में नहीं है। हाय हाय क्या बंदा है यार, इतना होट और हैंडसम राजा देखकर तो कसम से हर बार मेरी नियत डो जाती है। अरुणिमा अपनी आंखें बड़ी करते हुए ज्योति के कंधे पर मरती है और कहती है, बेशर्म लड़की कैसे नाम ले रही है राजा साहब का, तमीज से बात कर, मत भूल हम लोग उन्हीं के कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि उनकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट उन्हें कैसी नज़रों से देखते हैं तो हमारे राज्य साहब जितनी हैंडसम है ना उतनी ही डेंजरस भी है। ज्योति मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, छोटी उम्र में ही उन्हें राजगद्दी मिल गई थी, इसीलिए तो इतने पत्थर दिल हुए बैठे हैं। कभी किसी लड़की के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा है और ना कभी किसी कांड में फंसे हैं, तभी तो कितने सारे राज्यों की लड़कियां उनसे शादी करने के लिए एक पैर पर खड़ी है। पर वह है कि शादी का नाम सुनते ही दूसरे देश निकल जाते हैं। अरुणिमा ज्योति का इस तरीके से मुंह बनाते हुए सुनते हुए हंसने लगती है। अरुणिमा ज्योति के साथ बात करने में मसरूफ थी और सामने चल रहे कठपुतली के खेल को बहुत ही चाव से देख रही थी। इस बात से अनजान की दूर सड़क की दूसरी तरफ एक काली गाड़ी से दो आंखें अरुणिमा को घूर रही है। उसकी वह आंखें जो अरुणिमा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी काफी खतरनाक नजर आ रही थी। वह खतरनाक ग्रे आंखें, जिम इस समय शून्य भाव का भाव देख रहा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी लेकिन वह भी सेट की हुई, बाल तरीके से बने हुए थे और शरीर की बनावट तो ऐसी थी कि किसी को भी पहली नज़र में अपना दीवाना बना ले। उसकी वह भूरी आंखें अरुणिमा को स्कैन करते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान ला रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल रखते हुए धीरे से कहा, कठपुतली, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी आगे बैठे हुए शख्स ने, तुम कठपुतली देख रहे हो? उसे आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने कहा, बेशक मैं कठपुतली ही देख रहा हूँ। मेरी कठपुतली, एक ऐसी कठपुतली जो सिर्फ मेरे इशारों पर नाचेगी। उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन थे और उसकी नज़रें बस अरुणिमा को घूर रही थी। तभी उसके बगल में बैठे हुए आदमी ने अपना टैब आगे करते हुए कहा, राजा साहब यह वही लड़की है। गाड़ी में बैठा हुआ ये शख्स है आस्तिक रायचंद, जो इस वक्त पूरे सिंघल का राजा है। आस्तिक की उम्र यही कोई 30 साल की होगी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही डैशिंग और हैंडसम है। आस्तिक तब 11 साल का था जब उसे सिंघल का राजा घोषित कर दिया गया। अचानक से उसके नानाजी की मौत के बाद उसे राजगद्दी संभालती पड़ी। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उसे राज्य का कारभार संभाल गया और उसने अपने बचपन को उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन उसने अपने माँ को मुखाग्नि दी थी। अगले दिन से जो उस राजगद्दी पर बैठा वह था सिंघल का राजा आस्तिक रायचंद था, जिसके सीने में दिल ही नहीं था। आस्तिक ने बहुत से ऐसे काम किए थे जो सिंघल की भलाई लिए थे। उसने कई लड़कियों के लिए कॉलेज और स्कूल खुलवाए थे, मेडिकल सुविधा और भी बहुत सारे ऐसे काम सिंघल में आस्तिक के राजगद्दी पर बैठने के बाद हुए थे। सिंघल की प्रजा आस्तिक को अपने राजा की तरह ही नहीं बल्कि अपने भगवान की तरह मानती थी, क्योंकि आज की तारीख में सिंघल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास अपना रोजगार न हो। छोटा बड़ा हर किसी को उसके काबिलियत के हिसाब से आस्तिक ने रोजगार प्रदान करवाया था। पर सबकी भलाई करने वाला और सबके दिलों में बैठे का राज करने वाला यह आस्तिक रायचंद अपने अंदर एक ऐसा दर्द दबाए बैठा है जो वह किसी को बांट नहीं सकता है। राजा होने नाते वह कभी भी उस सिंहासन पर अकेला नहीं बैठा है, बल्कि उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बैठी है। वह सिंहासन जिस पर बैठकर वह राज करता है, ये बात सिर्फ आस्तिक को ही पता है कि उसमें कितने किले लगी हुई है और वह जिस ताज को पहनकर राजा बना है उसमें कितनी चुभन है, ये सिर्फ आस्तिक ही जानता है। आस्तिक की नजरें सिर्फ और सिर्फ अरुणिमा को देख रही थी और उस वक्त उसकी आंखों में कुछ था। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अपने साथ में बैठे अपने असिस्टेंट प्रकाश से कहा, मुझे लगा नहीं था कि मेरी कठपुतली इतनी सुंदर होगी। चलो अच्छा ही है, इस कठपुतली को नाचने में मजा आएगा। आस्तिक अपने आंखों में चश्मा पहनता है और ड्राइवर को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ आदमी आस्तिक को देखकर कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्तिक की गाड़ी वहां से निकल जाती है, लेकिन अरुणिमा और ज्योति अभी भी कठपुतली का खेल देख रहे थे। तभी अरुणिमा का फोन बजता है। अरुणिमा देखी है, उसके घर से फोन है।
वह ज्योति का हाथ पकड़ती है और जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है, क्योंकि घर पर उसकी माँ उसे बहुत तेज डांटेगी। आज वह कॉलेज से बहुत लेट आई है। जैसे ही अरुणिमा घर के दरवाजे पर पहुंची, एक तेज उड़ता हुआ चप्पल अरुणिमा के घुटनों पर आकर लगा। अरु अपना पैर पकड़ते हुए वहीं पर नाचने लगी। आय मम्मी, मार दिया। माँ, क्या कर रही हो? इतनी जोर से कोई चप्पल मारता है क्या? तभी वहां पर अरुणिमा की माँ आई और उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, नालायक लड़की, 2 घंटे पहले कॉलेज छूट गया था तेरा, अब तक कहाँ थी तू? तभी ज्योति अंदर आते हुए बोली, अरे आंटी, क्यों मार रही हो बेचारी को? हम दोनों साथ में ही थे और हम दोनों कठपुतली का खेल देख रहे थे। अरुणिमा की माँ बगल में पड़ा हुआ झाड़ू उठाती है और अरुणिमा को मारने के लिए बढ़ाते हुए कहती है, बदतमीज कहीं की, मैं यहाँ पर तेरी चिंता में मारे जा रही हूँ और तू वहाँ पर कठपुतली का नाच देख रही थी। रुक जा, अभी तुझे कठपुतली की तरह नचाती हूँ। अरुणिमा अपनी माँ के मार से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी और उसकी माँ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी अरुणिमा की माँ और उसके बीच में एक 14 साल की लड़की आ गई। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, अरे माँ, क्यों दीदी को मार रही हो? देखो, अपने किचन में दूध चढ़ाया था ना, दूध उबलकर गिर रहा है। उसकी माँ झाड़ू छोड़ देती है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, कैसी नालायक औलादें मिली है मुझे। अरे पागल लड़की, अगर दूध उबलकर गिर रहा है तो गैस बंद कर देना चाहिए ना, कि आकर सबसे पहले मुझे बताएगी। ये कहते हुए उसकी माँ किचन की तरफ बढ़ जाती है और उसके जाते ही तीनों लड़कियां हंसने लगती है। अरुणिमा अपनी छोटी बहन को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू मेरी मिश्री, आज तो तूने मुझे बचा ही लिया। मिश्री ने कहा, हाँ दीदी, मैंने आज आपको बचा लिया, लेकिन हर बार नहीं बचाऊंगी। आपको पता है ना, आप थोड़ा सा भी लेट हो जाती है तो माँ को कितनी चिंता होने लगती है, उनका बीपी बढ़ जाता है। अरुणिमा ने कहा, अच्छा सॉरी मेरी माँ, मम्मी से ज्यादा तो तू मुझे डांटती है। ठीक है, ठीक है, अब से कॉलेज से लेट घर नहीं आऊंगी, ठीक है? चल अब जल्दी से कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। ज्योति कहती है, मिश्री मुझे घर की चाबी दे दे, मैं अपने घर जाकर कुछ खा लेती हूँ। अरु ज्योति को रोकते हुए कहती है, अरे घर जाकर खाने की क्या जरूरत है, यहीं पर खा लेना। मिश्री हम दोनों के लिए कुछ ले आएगी, कमरे में ही खा लेंगे। मिश्री हाँ में सिर हिलाती है और किचन की तरफ चली जाती है। वह ज्योति का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। एक छोटा सा घर, लेकिन बहुत खूबसूरत सा। ये घर भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ पर रहने वालों के दिल बहुत बड़े थे। अरुणिमा अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। उसने कभी महलों की चाहत नहीं रखी थी। उसके लिए तो छोटा सा घर ही सपनों का संसार हुआ करता था। उसका मानना था कि जिसके पास जितना है, उसे उतने में ही खुश रहना चाहिए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नसीब में नहीं है। अरुणिमा ज्योति को लेकर अपने कमरे में जाती है। ज्योति अपना बैग पर रखते हुए कहती है, तो कल शाम को चल रही है ना तू? अरुणिमा हैरानी से अपना दुपट्टा बैग में फेंकती है और अलमारी से एक दूसरा दुपट्टा निकालते हुए कहती है, कल? कल क्या है? हमें कहाँ जाना है कल? ज्योति ने कहा, अरे यार, भूल गई, कल कीर्ति की बर्थडे पार्टी है और उसने हम सबको इनवाइट किया है अपने बर्थडे पार्टी में। तू चलेगी ना हमारे साथ? उसने पूरी क्लास को इनवाइट किया है। अरुणिमा का चेहरा हल्का सा उदास हो जाता है और वह ज्योति को देखकर कहती है, नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी कीर्ति की पार्टी में, तुम लोग जाओ। ज्योति हैरानी से कहती है, और तू पागल हो गई है? तू महल में जाने का इनविटेशन ठुकरा रही है। अरे पागल लड़की, हम सब मारे जा रहे हैं महल को अंदर से देखने के लिए और तू कहती है कि तुझे महल में नहीं जाना है। अरुणिमा कहती है, ज्योति, मुझे कोई शौक नहीं है महल देखने का, और वैसे भी इन बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी है, ना दुश्मनी अच्छी है। और कीर्ति तो राजा साहब की छोटी बहन, हाँ, माना कि उसमें राजकुमारी वाले कोई नखरे या अहंकार नहीं है। वह हम सबके साथ भी वैसे ही पेश आती है जैसे कोई आम इंसान हो, लेकिन फिर भी है तो वह राजकुमारी ही ना। मैं तो कीर्ति से दूर रहना ही पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों प्रोफेसर साहब पढ़ाई के नाम पर उसे मेरे साथ चिपक कर रखते हैं। ज्योति हंसते हुए कहती है, वह इसलिए मेरी जान, क्योंकि तू पढ़ाई में बहुत अच्छी है और कीर्ति को तो किताबें देखकर ही नींद आती है। इसीलिए प्रोफेसर साहब ने उसे तेरे साथ लगा के रखा हुआ है, ताकि तेरे साथ रहते रहते उसका भी दिमाग थोड़ा बहुत पढ़ाई में चलने लगे। अरु ने कहा, वही तो प्रॉब्लम है, वो राजकुमारी है, इसीलिए मैं उसे मना भी नहीं कर पाई।
मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं मैं उससे कभी कुछ ऐसा ना कह दूं जिस बात से उसे बुरा लग जाए और वह राजा साहब तक मेरी शिकायत कर दे। राजा साहब तो मुझे और मेरे परिवार को 1 मिनट में गायब करवा देंगे। ज्योति ने हंसते हुए कहा, अरे तू क्यों इतना डर रही है? वो राजा है, राक्षस थोड़ी ना है। अरु ने घूरते हुए ज्योति को देखा और कहा, तूने होर्डिंग पर उनके पोस्टर नहीं देखे क्या? उनकी वो भूरी आंखें हैं, वो किसी राक्षस से कम नजर आती हैं। ज्योति यह सुनते ही हंसने लगती है। अगले दिन सुबह सिंघल का राजमहल राजमहल के बड़े और शाही कमरे में आस्तिक किंग साइज बेड पर सोया हुआ था। कमरे की थीम रॉयल इंटीरियर को दर्शा रही थी। खिड़की से आती हुई हल्की हल्की धूप से आस्तिक का चेहरा खिल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बदलते भाव ये बता रहे थे कि शायद कीर्ति बहुत खुश थी। उसने गार्डन के एक एरिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करवाया था। अरुणिमा अपने घर में आईने के सामने खड़े होकर अपने ऊपर 2 सूट लगाकर देख रही थी कि उसे पर कौन सा अच्छा लगेगा। तभी मिश्री अंदर आती है। उसके हाथ में एक पैकेट था और वह उसे पैकेट को अरुणिमा को देते हुए कहती है, ये लो दीदी, माँ ने आपके लिए लिया है। अरुणिमा उस पैकेट को लेती है और देखती है तो उसके अंदर से एक गुलाबी रंग का फ्रॉक सूट था। इतना खूबसूरत सूट देखकर अरुणिमा मुस्कुराती है और मिश्री से कहती है, अरे वाह, ये सूट तो बहुत खूबसूरत है। यह माँ ने कब लिया था? मिश्री कहती है, पता नहीं मम्मी भी ना ऐसे सूट लेकर जमा कर रही है। कहती है, आपकी शादी में देगी, दहेज में बस सूट ही ले जाना अपने साथ। अरुणिमा मिश्री के सर पर मारते हुए कहती है, चुप कर, मैं कोई दहेज नहीं ले जाऊंगी अपने साथ, बल्कि मेरी शादी तो ऐसे इंसान से होगी जो मुझे 2 जोड़ी कपड़े में ब्याह कर ले जाएगा। मिश्री मुंह बनाते हुए कहती है, दीदी, ये 2 जोड़ी कपड़ों में ब्याहने वाली बात ना बहुत पुरानी हो गई है। अब तो अच्छे से अच्छे इंसान भी दहेज की डिमांड करते हैं और बिना दहेज की कोई शादी कर ले वह तो बस प्रिंस चार्मिंग ही होता है। अरुणिमा की आंखें छोटी हो जाती है और वह अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती है, देखो तो जरा, पीढ़ी भर की लड़की और दहेज, शादी और प्रिंस चार्मिंग की बात कर रही है। माँ को बताती हूँ, तेरे 18 जन्मदिन का केक काटती ही सबसे पहले तेरी विदाई करवाएंगे। मिश्री कमरे से भागते हुए कहती है, आप गलत सोच रही है दीदी। अब भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 रखी हुई है। मिश्री वहां से भाग जाती है और अरु हंसते हुए उस सूट को लेती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अरु तैयार होकर बाहर आती है। गुलाबी रंग के सूट में वह आज सच में किसी राजकुमारी से कम नजर नहीं आ रही थी। हमेशा की तरह उसने अपने एक हाथ में सिल्वर की चूड़ियां पहनी और दूसरे हाथ में अपनी वॉच, आंखों में काजल और माथे में वही गोल्डन बिंदी। अरु तैयार होती है। बाहर ज्योति उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह दोनों महल के लिए निकल जाती है। जैसे ही उनकी स्कूटी महल के सामने आकर खड़ी होती है, वह दोनों हैरानी से महल को देखने लगती है। इस महल को उन्होंने कई बार पेपर में, मैगजीन में और न्यूज़ चैनल में देखा है, पर आज पहली बार वह इस महल को अपनी आंखों के सामने देख रही है और उनकी तो आंखें ही नहीं झपक रही है महल की ऊंचाई देखकर। ज्योति अरु का हाथ पकड़ती है और उसे लेते हुए महल के अंदर आती है। वह दोनों जैसे ही महल से अंदर जाते हैं, महल की भव्यता को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी एक सर्वेंट उनके पास आता है और कहता है, आप लोग छोटी राजकुमारी जी की मेहमान हैं ना? ज्योति जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है, तो वह सर्वेंट कहता है, जी, पार्टी इस तरफ है। ज्योति और अरुणिमा उस सर्वेंट के साथ गार्डन एरिया में चले जाते हैं, जहां पर पार्टी की सारी तैयारियां हो रखी थी। ज्योति और अरुणिमा देखते हैं कि वहां पर उनके क्लास के और भी लोग आए हुए थे। यहाँ पर वह सारी तैयारियां हो रखी थी जो एक अच्छी पार्टी में होती थी, सिवाय शराब की, क्योंकि आस्तिक ने अपने भाई बहनों को शराब पर पाबंदी लगा रखी थी। ज्योति और अरु दोनों कीर्ति के पास पहुंचते हैं। वह दोनों कीर्ति को जन्मदिन की बधाई देते हैं और साथ में लाया हुआ गिफ्ट भी उसे देते हैं। कीर्ति उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, खास करके अरु को। ज्योति क्लास की कुछ और लड़कियों के पास चली गई थी। कीर्ति अरु का हाथ पकड़ती है और कहती है, अरु, चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए वह उसे एक टेबल के पास आती है, जहाँ पर पृथ्वी और प्रणाली बैठे हुए थे। कीर्ति अरु को पृथ्वी और प्रणाली के पास लाती है और उनसे मिलवाती है। कहती है, पृथ्वी भैया, दीदी, इससे मिलें। ये है मेरी फ्रेंड और हमारी क्लास की सबसे होनहार लड़की अरुणिमा। पृथ्वी ने जब अरुणिमा को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह अरुणिमा को देखकर मुस्कुराने लगा। अरुणिमा ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए पृथ्वी को कहा, नमस्ते कुंवर साहब।
पृथ्वी ने बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, एंजॉय द पार्टी। उसके बाद अरुणिमा ने प्रणाली से कहा, नमस्ते दीदी। प्रणाली ने अपने घमंड को बरकरार रखते हुए कहा, नमस्ते, लेकिन बेहतर रहेगा कि तुम मुझे दीदी ना कहते हुए सिर्फ राजकुमारी प्रणाली कहो। अरुणिमा का चेहरा एकदम से मुरझा गया। पृथ्वी ने कहा, दी, क्या कर रही है? वह हमारी मेहमान है। प्रणाली ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ तो मेहमान है, तो मेहमानों की तरह रहे ना। ये दीदी बोलकर रिश्तेदारी जोड़ने की क्या जरूरत है? अरुणिमा ने कहा, सॉरी राजकुमारी साहिबा, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। प्रणाली अपनी जगह से खड़ी होती है और अरुणिमा को एक लुक देते हुए कहती है, बेशक अगली बार से ध्यान रखना ही चाहिए तुम्हें। ऐसा कहते हुए प्रणाली वहां से चली जाती है। अरुणिमा उसे जाता हुआ देखती है और अपने मन में कहती है, अगली बार का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं अगली बार से आपसे मिलना भी पसंद नहीं करूंगी। ये पहली और आखिरी बार है जब मैं यहाँ आई हूँ। आपसे ना मैं यहाँ आऊंगी और ना आपसे सामना होगा। कीर्ति अरुणिमा से माफी मांगती है अपनी बहन के दुर्व्यवहार के लिए और उसे वापस अपने दोस्तों के पास ले आती है। अरुणिमा एक काउंटर से लगकर खड़ी थी और उसके हाथ में जूस का गिलास था। सामने की तरफ कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और वहां बज रहे संगीत पर नाच रहे थे। तभी अरुणिमा को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह जल्दी से पलट कर पीछे देखती है तो पीछे पृथ्वी खड़ा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अरुणिमा एक कदम पीछे होती है और कहती है, कुंवर साहब आप यहाँ पर? कुछ चाहिए था क्या? आप चाहिए, पृथ्वी ने कहा और अरुणिमा अचानक से झिझक गई। वह हैरानी से कहती है, जी, कुछ कहा आपने? पृथ्वी जल्दी से बात बदलता है और कहता है, हाँ, मैं कह रहा था कि मेरी बहन ने जो आपके साथ बदतमीजी की, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरुणिमा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो बड़ी है, कुछ कह भी देंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। पृथ्वी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाउ स्वीट। पृथ्वी देखता है कि अरुणिमा के हाथ में जूस का खाली गिलास है और वह कहता है, अरे, आपकी ड्रिंक तो खत्म हो गई है, मैं दूसरा जूस मंगवाता हूँ। अरुणिमा जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मैंने बहुत जूस पी लिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन पृथ्वी एक वेटर के हाथ से ऑरेंज जूस का गिलास लेते हुए कहता है, अरे, ऐसे कैसे? और कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको खाली हाथ थोड़ी ना रहने देंगे। ऐसा कहते हुए वो जबरदस्ती अरुणिमा के हाथ में जूस का ग्लास रखने वाला होता है, लेकिन अरुणिमा जब पृथ्वी को अपना हाथ पकड़ता हुआ देखती है तो अचानक से वह चौंक कर पीछे हो जाती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है। इस छीना झपटी में पृथ्वी के हाथ में रखा हुआ जूस का ग्लास अरुणिमा के कपड़ों पर गिर जाता है। अरुणिमा अपने कपड़ों से जूस साफ करने लगती है और पृथ्वी टिश्यू पेपर लेते हुए अरुणिमा के कपड़ों पर रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई एम सॉरी। अरुणिमा जल्दी से पीछे होती है और टिश्यू पेपर अपने हाथ में लेते हुए अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहती है, नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया है, वैसे भी हल्का दाग है, पानी से धोने से निकल जाएगा। पृथ्वी एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, अब मैडम को वॉशरूम ले जाओ। अरुणिमा जी, आप वॉशरूम में जाके अपने कपड़े साफ कर लीजिए, वरना इसमें दाग लग जाएगा। अरुणिमा हाँ में सिर हिलाती है और उसे सर्वेंट के साथ वॉशरूम में चली जाती है। वह सर्वेंट महल के पीछे के रास्ते से अरुणिमा को वॉशरूम लेकर जाता है। अंदर जाते ही अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसकी सांस गले में ही अटक जाती है। इतना भव्य और सुंदर महल, आज तक इस महल को उसने मैगजीन में सिर्फ बाहर से ही देखा था, लेकिन पहली बार इस महल को वह अंदर से देख रही थी। महल नहीं था, शीश महल जैसा था। ये महल के अंदर से भव्यता इतनी अद्भुत थी कि वह शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता था। अरुणिमा धीरे धीरे कदमों से उस सर्वेंट के साथ महल के अंदर आ गई। वह नौकर उसे वॉशरूम दिखाता है। अरुणिमा जल्दी से अंदर जाती है। वॉशरूम भी वीआईपी वॉशरूम की तरह था। अरुणिमा ने वॉशरूम यूज किया और उसके बाद वह बाहर जाकर टोटी से पानी निकालने की कोशिश करने लगी। सत्यानाश, यूनिक टैब है। यह मॉडर्न ऑटोमेटिक टाइप था, इसमें कोई टोटी नहीं थी। अरुणिमा को समझ में ही नहीं आया कि इसमें से पानी कैसे निकलेगा। वह टैब में हर जगह हाथ मारने लगी, लेकिन पानी बाहर ही नहीं आ रहा था। अरुणिमा को अपने कपड़ों से पानी के दाग साफ करने थे, लेकिन इस टैब में से तो पानी ही नहीं निकल रहा था। आधे घंटे कोशिश करने के बाद एक टैब में से पानी निकला। दरअसल
उस टैप के बिल्कुल नीचे हाथ रखना पड़ता है, तब जाकर सेंसर पानी ऑन करता है। जैसे ही पानी ऑन हुआ, अरुणिमा ने जल्दी से अपने कपड़ों से जूस के दाग साफ किए। अरुणिमा वॉशरूम यूज करके बाहर आती है तो देखती है कि वॉशरूम एरिया में और पूरी गैलरी में वह अकेली ही थी। इतनी देर वॉशरूम में रहने के बाद सर्वेंट थोड़ी ना उसका वेट कर रहा होगा, वह तो वहां से कब का चला गया था। अब अरुणिमा इस गैलरी में अकेली थी। वह गैलरी से निकलकर महल की तरफ आती है और इस महल की भूल भुलैया में खो जाती है। अरुणिमा महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन जितना वह बाहर निकालने की कोशिश करती, उतना ही इस भूल भुलैया में और उलझती जाती। अरुणिमा को पता ही नहीं चल रहा था कि वह सीढ़ियों से बाहर की तरफ जा रही है या और अंदर की तरफ जा रही है। अरुणिमा देखती है कि वह एक गैलरी के पास पहुंच गई है, जहां पर रोशनी सिर्फ नामात्र की थी। ऊपर सिर्फ येलो रंग के 2 बल्ब जल रहे थे। अरुणिमा देखती है, उस गैलरी के बिल्कुल अंत में एक कमरा है, जहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वैसे तो उस जगह को देखकर डरावना सा अनुभव हो रहा था और अरुणिमा का मन कह रहा था कि वापस चली जाऊं और किसी और रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूं। लेकिन लड़कियों के मन के एक कोने में चुल होती है, हर चीज को जानने की। बस फिर क्या था, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अरुणिमा के कदम भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अरुणिमा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, तो वह देखती है कि अंदर से एक लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी और दरवाजा हल्का खुला हुआ था। अरुणिमा अपना एक हाथ दरवाजे पर रखकर दरवाजा पूरा खोल देती है। यह एक बड़ा सा कमरा था, शायद किसी रानी का कमरा था, क्योंकि यहाँ की थीम रेड कलर की थी। अरुणिमा धीरे धीरे कदमों से कमरे के अंदर आती है और पूरे कमरे को देखने लगती है। बस एक नाइट लैंप पर जल रही लाल रंग की रोशनी उस पूरे कमरे की शोभा बढ़ा रही थी। अरुणिमा पूरे कमरे को अच्छी तरह देख रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने की दीवार पर जाती है। 5 फुट के फ्रेम में एक औरत की फोटो थी। लाल बनारसी और महंगी साड़ी में, राजसी गहने पहने हुए, वह औरत सिंहासन पर बैठी हुई थी। अरुणिमा उस तस्वीर को देखते देखते उसे तस्वीर में मौजूद औरत के चेहरे की आभा में ही खो गई। उस तस्वीर में इतना तेज था कि किसी को भी अपने पास आने के लिए आकर्षित कर सकता था। अरुणिमा उस तस्वीर के बिल्कुल पास चली जाती है और वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे तस्वीर को छूने ही वाली होती है कि पीछे से एक डरावनी और खूंखार आवाज उसके कानों को भेद जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अरुणिमा एकदम से कांप जाती है और 2 कदम पीछे होते हुए पलटकर देखती है। दरवाजे पर इस समय आस्तिक खड़ा था। उस लाल रंग की रोशनी में आस्तिक किसी लाल दानव की तरह प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा और उसकी आंखों में अंगारे साफ नजर आ रहे थे। अरुणिमा हैरानी से अपने मन में कहती है, राजा साहब। अरुणिमा आस्तिक को ऐसे देखकर एकदम से घबरा गई। अरुणिमा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, मैं गलती से, मैं रास्ता भटक। इससे पहले अरुणिमा अपने शब्द पूरे कर पाती, आस्तिक तेज कदमों से अरुणिमा के पास आता है और एकदम से उसका गला पकड़ते हुए उसे दीवार से लगा देता है। आस्तिक के हाथ अरुणिमा के गले तक पहुंच चुके थे और वह लगातार अरुणिमा के गले को दबे जा रहा था। अरुणिमा जमीन से करीब 1.5 फीट ऊपर हवा में लटकी हुई थी और आस्तिक ने उसे दीवार से चिपका रखा था। आस्तिक ने खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने इस कमरे की पवित्रता को खराब किया है। तुम्हारे आने से इस कमरे में गंदगी आ गई है। आस्तिक की पकड़ इतनी तेज थी कि अरुणिमा का दम घुटने लगा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। वह अपने हाथ पैरों को झांकते हुए सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। अरुणिमा अपनी आंखों में आंसू आ गए थे और वह आस्तिक के उन लाल दानव जैसी आंखों को देख रही थी जिसमें दया की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पर शायद भगवान को अरुणिमा पर दया आ गई थी, इसीलिए दरवाजे पर पृथ्वी आ गया। उसे एहसास हो गया था कि अरुणिमा बहुत देर से वापस नहीं आई है, कहीं वह महल के अंदर भटक न गई हो। इसीलिए वह अरुणिमा को ढूंढता ढूंढता यहाँ आया था। पृथ्वी जल्दी से आस्तिक के पास आता है और उसे बाजू से पड़ते हुए खींचते हुए कहता है, भाई क्या कर रहे हैं आप? वह मर जाएगी। लेकिन आस्तिक ने बिना दया दिखाए अरुणिमा के गले पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जैसे वह चाहता हो कि अरुणिमा मर जाए। लेकिन पृथ्वी भी काम नहीं था। उसने अपने पूरे जोर से आस्तिक को अरुणिमा से अलग किया। पृथ्वी ने आस्तिक को जबरदस्ती दूर करते हुए उसे जाकर रखा था कि वह दोबारा से अरुणिमा पर हमला न कर दे। और अरुणिमा वही जमीन पर बैठकर जोर से हांफने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगी।
एक बार के लिए तो उसने भी अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और उसने अपने अंतिम पलों में अपनी बहन और अपनी माँ को याद किया। आस्तिक ने आग उगलती हुई आवाज में पृथ्वी को देखकर कहा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? पृथ्वी ने बात संभालते हुए कहा, भाई वह गलती से आ गई होगी, वह कीर्ति की दोस्त है, पार्टी में आई थी, वॉशरूम यूज करने के बाद शायद वह रास्ता भटक गई होगी और गलती से यहाँ आ गई है। आस्तिक ने अरुणिमा के ऊपर गहरी नजर रखते हुए कहा, बाहर निकालो इस गंदगी को यहाँ से। पृथ्वी ने आस्तिक को देखते हुए धीरे से कहा, भाई वह हमारे मेहमान है। आस्तिक की सिर्फ एक गहरी निगाह ही कही थी, पृथ्वी को ये बताने के लिए कि वह लड़की इस घर में सिर्फ एक कचरे की वैल्यू रखती है। पृथ्वी जल्दी से अरुणिमा के पास आता है, जो नीचे जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस ले रही थी। पृथ्वी अरुणिमा को कंधे से उठता है और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। अरुणिमा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह एक नज़र उठाकर आस्तिक को देख सके। पृथ्वी अरुणिमा को लेकर हाल में आता है और उसे सोफे पर बैठता है। वह जल्दी से एक सेवक से पानी मंगवाता है और जैसे ही वह सेवक पानी लेकर आता है, पृथ्वी अरुणिमा को पानी का ग्लास देता है। अरुणिमा एक सांस में पानी पी जाती है, जैसे कि इस वक्त उसे सांस ही नहीं आ रही थी और उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पृथ्वी ने अरुणिमा के सामने बैठते हुए धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? अरुणिमा बहुत घबरा गई थी। उसने घबराए नजरों से पृथ्वी को देखा और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया राजा साहब, खामखा मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। मैंने उनके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया है। पृथ्वी ने कहा, आराम से, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल बात ऐसी है कि भाई बहुत गुस्सैल आदमी है, उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वह कमरा तो उनके लिए बहुत खास है। वह कमरे में किसी भी अजनबी का जाना बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसीलिए उनका गुस्सा तुम पर उतर गया है। मैं भाई की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि पृथ्वी ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन फिर भी अरुणिमा के जहान में सिर्फ और सिर्फ वह डरावना चेहरा ही घूम रहा था। पृथ्वी ने जब देखा कि अरुणिमा शांत नहीं हो रही है, तो वह उठकर खड़ा होता है और अरुणिमा के सामने आते हुए कहता है, देखो अरुणिमा, अगर तुम इस तरीके से परेशान होती रहोगी तो कीर्ति मुझसे नाराज हो जाएगी और मैं तुमसे माफ़ी मांग ली है ना, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे और माफ़ी मांग लेता हूँ और तब तक मांगता रहूँगा जब तक तू मुझे माफ़ नहीं कर देती हो। कहते हुए पृथ्वी अपने दोनों कानों को पकड़ लेता है और अरुणिमा के सामने उठक बैठक करने लगता है। पृथ्वी ऐसा करते हुए बार बार कह रहा था, आई एम सॉरी अरुणिमा 1, आई एम सॉरी अरुणिमा 2, आई एम सॉरी अरुणिमा 3। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी सच में मजाकिया लग रहा था और जिस तरीके से वह माफ़ी मांग रहा था वह सच में बहुत फनी था। जब पृथ्वी ने देखा कि अरुणिमा अब पहले से शांत है और अब वह हंस भी रही है, तो उसने अपने कान छोड़े और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, क्या मैडम, मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम वहाँ पर हंसी जा रही हो। अब ये तो बता दो कि तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं किया, या मुझे और उठक बैठक करनी है। हद है यार, सिंघल का छोटे कुंवरसा एक लड़की को मारने पर लगे हुए है, कोई सुनेगा ना तो हंसेगा मुझ पर। पृथ्वी की बात सुनकर अरुणिमा और जोर से हंसने लगती है। ये पहली बार था जब इस घर में कोई इतना खुलकर हंस रहा था, इस बात से बेखबर कि किसी की तीखी निगाहें इस वक्त अरुणिमा के ऊपर है। पृथ्वी ने अरुणिमा को नॉर्मल कर दिया था और वह दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पृथ्वी अरुणिमा को लेकर गार्डन एरिया में वापस आता है। पृथ्वी ने स्पेशली अरुणिमा से कहा था कि वह कीर्ति को इस बारे में कुछ ना बताएं, वह खामखा डर जाएगी, और अरुणिमा ने उसकी बात भी मान ली थी और इसी के साथ उसने ये तय कर लिया था कि इस महल में यह उसका आखिरी बार है जब वह आए है। आज के बाद ना वह इस महल के बारे में सोचेगी और ना कभी यहाँ पर कराएगी। अरुणिमा तो वापस आ गई थी, लेकिन शायद वह वहाँ पर कुछ छोड़ आई थी, किसी के जहान में अपनी छाप छोड़ आई थी। वही महल में आस्तिक उस कमरे में अभी भी बैठा हुआ था। वह सामने कुर्सी पर बैठा हुआ दीवार पर लगी हुई उसे तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखें इस समय भयानक लाल हो रखी थी, क्योंकि सामने तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि आस्तिक की माँ थी। आस्तिक जब भी बहुत ज्यादा बेचैन होता या फिर उसे सही राह नहीं मिलती, तो वह यहाँ पर आकर अपनी माँ की तस्वीर से बात किया करता था, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी पलटकर उससे बात नहीं की।
आज भी कुछ ऐसा ही था। आस्तिक अपनी माँ से बात कर रहा था, अपने मन का बोझ हल्का कर रहा था कि तभी अचानक से आस्तिक का फ़ोन बजने लगता है। ये बहुत ज़रूरी फ़ोन था, इसीलिए उसे इसे अटेंड करना था। आस्तिक बस 5 मिनट के लिए ही फ़ोन अटेंड करने के लिए बाहर गया था और वह दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। आस्तिक जब वापस अपनी माँ से बात करने के लिए कमरे में वापस आता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके कमरे में कोई लड़की मौजूद थी और वह उसकी माँ की तस्वीर के बहुत करीब थी। इतनी करीब तो कभी आस्तिक भी नहीं गया था, और यह क्या वह लड़की उसकी माँ की तस्वीर को हाथ लगाने वाली थी। यह सोचते ही आस्तिक का दिमाग फट गया। पर जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। ये वही थी। आस्तिक खुद पर काबू नहीं रख सका और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वह उसके गले तक पहुंच गया था। आस्तिक का दिल कर रहा था कि वह उसकी जान ले ले। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के कमरे में अपने गंदे कदम रखने की। आस्तिक यही सोचकर गुस्से से भर रहा था। अरुणिमा जब सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी तो आस्तिक को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अगर पृथ्वी सही समय पर नहीं आता तो शायद आस्तिक अरुणिमा को मार चुका होता। पृथ्वी अरुणिमा को कमरे से ले जा चुका था, लेकिन आस्तिक का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। इसीलिए वह अपने कमरे से निकालकर बाहर की तरफ आया। बाहर आकर उसने देखा कि अरुणिमा बाहर सोफे पर बैठी हुई है और उसके सामने पृथ्वी अजीब हरकतें करते हुए अरुणिमा को हंस रहा था। उसकी वह हंसी आस्तिक की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। यही सब सोचते सोचते आस्तिक परेशान हो गया था। उसने गुस्से में दीवार में हाथ मारते हुए कहा, ये लड़की बहुत चालाक है। इसने मेरे भाई को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन नहीं, तुम इस घर में किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकती हो, क्योंकि यह मेरा महल है और तुम यहाँ पर सिर्फ एक कठपुतली हो। अब मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने। जैसे कठपुतली की डोर उसके मालिक के हाथ में होती है और उसे वह अपनी मर्जी से नाचा सकता है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारी डोर भी मेरे हाथ में होगी और मैं तुम्हें अपने तरीके से नाचाऊंगा। बस इंतजार करो सही वक्त का। अरुणिमा वापस घर आ गई थी। ज्योति अरुणिमा को उसके घर के बाहर छोड़कर अपने घर चली गई थी। अरुणिमा जैसे ही घर के अंदर आती है देखती है कि रात काफी हो गई है। शायद इतनी रात तक कोई जग न रहा हो, इसलिए वह किचन में जाती है। एक पानी की बोतल लेकर वह अपने कमरे में जाने ही वाली होती है कि वह देखी है उसकी माँ के कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। उसकी माँ इतनी रात तक जाग रही थी, ये सोचकर अरुणिमा परेशान हो जाती है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरुणिमा जल्दी से अपनी माँ के कमरे में जाती है। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और उसकी सोच के अनुसार शारदा जी अपनी फाइलों में उलझी हुई थी। अरुणिमा अंदर आती है और अपनी माँ के हाथ से फाइल छीनते हुए कहती है, छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस है हमारी, क्यों इतना परेशान हो रही है आप? शारदा जी जब अरुणिमा को देखते हैं तो कहती है, अरे अरु, तू कब आए? कैसी रही तेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी? अरुणिमा हाँ में सर हिलती है और कहती है, हाँ माँ, पार्टी तो अच्छी थी, पर आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी रात को क्यों जाग रही है? इतनी सारी फाइलें क्यों खोलकर बैठी हुई है? शारदा जी अरुणिमा के हाथ से वह फाइल लेती है और उसमें लगे पेपर को देखते हुए कहती है, प्रिंटिंग प्रेस के पेपर नहीं मिल रहे हैं, वही ढूंढ रही थी। शारदा जी की बात सुनकर अरुणिमा भी परेशान हो जाती है और कहती है, क्या प्रिंटिंग प्रेस के पेपर नहीं मिल रहे हैं? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं पेपर? यही कहीं रखे होंगे। शारदा जी भी परेशान होते हुए कहती है, वही तो बात है, मैंने सारी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख लिया है, उसके पेपर कहीं नहीं मिल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने वो पेपर देखे थे। अरुणिमा भी उन पेपर में पेपर ढूंढते हुए कहती है, देखो माँ, ध्यान से देखो, यही कहीं रखे होंगे। शायद आपका ध्यान नहीं रहा होगा और आपने किसी दूसरे फाइल में रख दिए होंगे। शारदा जी ने कहा, मैंने हर जगह चेक कर दिया है, वो पेपर मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं और कल वेलफेयर वाले आएंगे प्रिंटिंग प्रेस के पेपर चेक करने के लिए। अगर पेपर नहीं मिले तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? ये प्रिंटिंग प्रेस ही हमारे जीने का सहारा है और अगर यह भी बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे हम सब? अपनी माँ को इतना परेशान देखकर अरुणिमा अपनी माँ को कंधे से पड़ती है और कहती है, क्यों परेशान हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वह हमारी प्रिंटिंग प्रेस है और वह क्यों बंद होगी? आप इतना परेशान मत होइए। अरुणिमा अपनी माँ को समझकर उन्हें सुलकर कमरे से चली जाती है, लेकिन शारदा जी इतनी परेशान थी कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी और आज तो अरुणिमा को भी नींद नहीं आ रही थी।
एक तो आस्तिक से उसकी मुलाकात उसे डरा रही थी, और दूसरी अब उसकी प्रिंटिंग प्रेस के पेपर भी नहीं मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महल में आस्तिक एक बड़े से खाली कमरे में बैठा हुआ था, और उसके सामने सिर्फ एक पियानो रखा हुआ था। इस पूरे कमरे में जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और एक माध्यम रोशनी में वह पियानो चमक रहा था। आस्तिक उस पियानो के पास आता है, और अपनी उंगलियों से उसे पियानो पर एक मधुर धुन बजने लगता है। आस्तिक अपनी आंखें बंद करता है, और उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आ जाता है। जब वह सब छोटे थे, तो उसकी माँ भी अक्सर ऐसे ही पियानो बजाकर यह गाना गाया करती थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। आज आस्तिक भी पियानो पर यही धुन बज रहा है, और इसी गीत को गा रहा है। लेकिन इसमें प्यार और अपनापन नहीं है, बल्कि गुस्सा और नफरत है। आस्तिक के आंखों के सामने कभी उसकी माँ का चेहरा आता तो कभी अरुणिमा का चेहरा, और हर बदलते पाल के साथ उसके चेहरे के भाव बदल जाते। आस्तिक ने पियानो की धुन को खतरनाक करते हुए ये गाया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, जब कोई बात बिगड़ जाए। आस्तिक ख्यालों से अरुणिमा की छवि खो गई, और सिर्फ उसकी माँ और आस्तिक ही थे जो इस पियानो पर एक साथ बैठकर गाना गा रहे थे। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कस्में, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में, जब कोई बात बिगड़ जाए, दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाए। अचानक से आस्तिक का वह सख्त चेहरा नर्म पड़ गया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास ही बैठी हुई है, और वह उसके साथ इस गाने को गा रही है। ये गाना उसकी माँ का पसंदीदा गाना हुआ करता था। आस्तिक तो यहाँ पर अपने दर्द को इस गानों के जरिए महसूस कर रहा था, लेकिन अरुणिमा का दर्द तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह शारदा जी रोज की तरह अपने प्रिंटिंग प्रेस के लिए निकलती है। उनका ये प्रिंटिंग प्रेस उनकी रोजगार का एकमात्र जरिया था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी था उनके लिए काफी था। जैसे ही शारदा जी प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचती है, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सारा स्टाफ एक जगह खड़ा होकर बातें कर रहा था। शारदा जी वहां जाती है और मैनेजर से कहती है, क्या बात है मैनेजर साहब, अभी तक प्रेस चालू क्यों नहीं हुई? मैनेजर साहब ने शारदा जी को देखकर कहा, मैडम जी प्रेस कैसे चालू कर सकते हैं, अभी तक तो एक भी प्रिंट नहीं हुआ, ना कोई अखबार ना कोई मैगजीन। शारदा जी हैरानी से कहती है, लेकिन क्यों आज प्रिंटिंग का काम क्यों नहीं हुआ? मैनेजर साहब ने कहा, मैडम जी यह कोर्ट का नोटिस आया, हम सब इसी बात के लिए परेशान हो रहे थे और आपके आने का इंतजार कर रहे थे। शारदा जी जब वह कोर्ट का नोटिस देखी है, तो हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये प्रिंटिंग प्रेस जिस जमीन पर बना हुआ था, वह जमीन गवर्नमेंट की थी। अगर शारदा जी ने अगले एक हफ्ते में प्रिंटिंग प्रेस के ओरिजिनल पेपर कोर्ट में नहीं दिखाए तो उनका प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएगा और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उन पर केस किया जाएगा। शारदा जी यह नोटिस परेशान हो जाती है, उनके चेहरे पर पसीने के भाव आ जाते हैं और वह हैरान होते हुए मैनेजर साहब को देखकर कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, यह जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? मैनेजर साहब बुजुर्ग इंसान थे और वह शुरू से ही इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। उन्होंने शारदा जी से कहा, मैडम ये जमीन दरअसल एक समय पर राज परिवार की हुआ करती, जब यहाँ पर राजा साहब के नाना जी यानी कि ठाकुर गजेंद्र रायचंद का हुआ करता था। पूरे देश की तरह यहाँ पर भी अंग्रेजों का ही राज्य था। ठाकुर साहब को अपनी जनता की बहुत परवाह थी, इसीलिए उन्होंने अपने रियासत का ये हिस्सा उन लोगों को दान में दे दिया जो लोग बेरोजगार थे। तब से इस जमीन पर छोटी छोटी दुकान बनती आई है और छोटे छोटे फैक्ट्रीज ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा है। लेकिन इतने सालों में भी आज तक अभी किसी के पास कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। ये पहली बार है कि जब आपके पास ये कोर्ट का नोटिस आया हुआ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब ठाकुर साहब ने ये सारी जमीन दान कर दी थी, तो अब इस कोर्ट के नोटिस आने का क्या मतलब बनता है? तभी एक लड़का जो इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था वह कहता है, मैनेजर जी माना कि ठाकुर साहब ने ये सारी जमीन अपनी प्रजा को दान कर दी थी, लेकिन है तो यह जमीन अभी भी राज परिवार की ही ना। इस समय यहाँ के राजा साहब है
आस्तिक रायचंद यानी कि यह जमीन इस वक्त राजा साहब की है। मैडम आप एक कम कीजिए, राजा साहब से इस बारे में बात कीजिए। माना को थोड़े कठोर है, लेकिन अपनी प्रजा के लिए वह बहुत नर्म दिल है। आप उनसे अपनी परेशानी बताएंगी तो वह जरूर आपकी मदद करेंगे। जमीन उनके नाना जी की थी, तो अब तो यह जमीन उनकी हुई है। वह जरूर इस कोर्ट के नोटिस का कुछ करेंगे। शारदा जी को यह बात सही लगी। उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बात तो वैसे सही है। देखा जाए तो एक तरह से यह जमीन राजा साहब की ही है। मैं राजा साहब से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि जमीन पर हमारे छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस है। बात सिर्फ मेरे परिवार की नहीं है, बल्कि आप सबके परिवार की भी है। राजा साहब अपनी प्रजा को इस तरीके से बेरोजगार नहीं होने देंगे। मैं आज ही राजा साहब से बात करती हूँ। शारदा जी जल्दी से ऑटो लेती है और सीधे रॉयल ऑफिस के लिए निकल जाती है। शारदा जी का ऑटो जैसे ही रॉयल ऑफिस के बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है, वैसे ही आस्तिक सीसीटीवी फुटेज में अपने लैपटॉप पर शारदा जी को ऑफिस के सामने आता देखता है। अचानक से आस्तिक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। शारदा जी सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है और गार्ड उन्हें राजा साहब के केबिन के बारे में बताता है। सिक्योरिटी का प्रोसेस पूरा होने के बाद शारदा जी राजा साहब के फ्लोर पर आती है। बाहर राजा साहब की सिक्योरिटी उन्हें वेटिंग एरिया में रोक लेती है। शारदा जी वहीं पर लगे सोफे पर बैठ जाती है और राजा साहब के फ्री होने का इंतजार करती है। आस्तिक अपने कंप्यूटर में शारदा जी को देखे जा रहा था कि कैसे वह वेटिंग एरिया में उनका इंतजार कर रही है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे हो गए थे शारदा जी को वेटिंग एरिया में इंतजार करते हुए। वह रिसेप्शन पर जाती है और कहती है, देखिए मैं पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, मुझे राजा साहब से बहुत जरूरी काम। रिसेप्शनिस्ट शारदा जी को एक एटीट्यूड वाला लुक देती है और कहती है, सबको राजा साहब से कम है। अगर मैं हर किसी को राजा साहब से ऐसे ही मिलने दूंगी तो मुझे काम ढूंढना पड़ जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है? जब मैंने कह दिया कि इस वक्त राजा साहब बिजी है, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है, अगर आप इंतजार नहीं कर सकती है तो चली जाए यहाँ से। दिखने में ये लड़की अरुणिमा से भी छोटी थी और शारदा जी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, लेकिन इस समय शारदा जी को राजा साहब से बात करना जरूरी था, इसीलिए उसने इस बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। आस्तिक के पास वैसे तो बहुत सारा काम था, लेकिन आज उसने अपना सारा काम एक किनार करके सिर्फ चुपचाप अपने केबिन में बैठा हुआ शारदा जी को अपने कंप्यूटर में देख रहा था। उसी ने अपनी रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि वह शारदा जी को वेटिंग एरिया में रोक ले और उसे तब तक ना आने दे जब तक आस्तिक के ऑर्डर नहीं मिलते हैं। रिसेप्शनिस्ट के साथ शारदा जी की बहस को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। आस्तिक, इंटरकॉम उठना है, आपने रिसेप्शन से शारदा जी को अंदर भेजने के लिए कहता। रिसेप्शन शारदा जी से कहती है, अब आप जाकर राजा साहब से मिल सकती है। शारदा जी जल्दी से सोफे से उठती है और केबिन की तरफ चली जाती है। वह केबिन पर नोक करती है और अंदर से आस्तिक की आवाज आती है, अंदर आ जाए। शारदा जी डोर ओपन करके अंदर जाती है। एक आलीशान केबिन में आस्तिक अपने किंग साइज कुर्सी पर बैठा हुआ था। आस्तिक गहरी नजरों से शारदा जी को देखा है। शारदा जी आस्तिक के सामने आकर खड़ी होती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, नमस्ते राजा साहब, मेरा नाम शारदा मेहरा है। आस्तिक की निगाहें गहरी थी, लेकिन उसने फिर भी अपने ठंडा लहजे के साथ कहा, बैठ जाइए। शारदा की कुर्सी पर बैठ जाती है और फाइल आगे करते हुए कहती है, राजा साहब, ये कोर्ट का नोटिस आज सुबह हमारे प्रिंटिंग प्रेस में आया था, मुझे उसी की सिलसिले में आपसे बात करनी है। आस्तिक फाइल उठाकर देखा है और 5 मिनट बाद फाइल बंद करके वापस टेबल पर रखते हुए कहता है, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये पेपर तो कोर्ट की तरफ से आपको मिला है ना, आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस के ओरिजिनल पेपर कोर्ट में दिखा दीजिए, बस बात खत्म। शारदा जी परेशान होती हुई रहती है। दरअसल राजा साहब, परेशानी की बात तो यही है, वह मेरी प्रिंटिंग प्रेस के पेपर वह मिल नहीं रहे हैं, कहीं गुम हो गए हैं। लेकिन यह जमीन तो आपके नाना जी की है ना, जो उन्होंने अपनी प्रजा को दान में दिया था, और एक तरफ से देखा जाए तो यह जमीन आपकी है। इस वक्त यहाँ की राजा आप है, तो यह जमीन कोर्ट की कैसे हो सकती है? शारदा जी आस्तिक के पास मदद की उम्मीद लेकर आई थी। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि आस्तिक राजा होने के नाते उनकी मदद जरूर करेगा।
किसी भी राजा के लिए उसकी प्रजा सबसे पहले होती है। 5 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार शारदा जी आस्तिक से मिली और उन्हें अपनी परेशानी बताई। शारदा जी की परेशानी सुनते हुए आस्तिक ने कहा कि वह प्रेस के ओरिजिनल पेपर कोर्ट में सबमिट करवा दे, जिस पर शारदा जी ने कहा कि प्रेस के ओरिजिनल पेपर कहीं खो गए हैं, वह मिल नहीं रहे हैं, और यह जमीन तो आपकी है, तो क्या आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं? आस्तिक हंसते हुए कहता है, जी आप सही कह रही है, यह जमीन अभी भी मेरी ही है, लेकिन राजा होने के साथ साथ मैं इस देश का एक सभी नागरिक भी हूँ, और मैं सरकार के साथ हर चीज़ को साझा करके चलता हूँ। यह जमीन भी उसी का हिस्सा है। अगर सरकार मेरे राज्य से मुझे कोई जमीन लेना चाहती है तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। शारदा जी ने कहा, बात तो आपकी सही है राजा साहब, लेकिन आप ही सोचिए ना, अगर हमारी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएगी तो वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आस्तिक ने कहा, एक प्रिंटिंग प्रेस बंद होने से इतनी भी कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। शारदा जी ने कहा, राजा साहब, वो भले ही आपके लिए एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस होगी, लेकिन हम सबके लिए हमारी रोजी रोटी है। राजा साहब, आप हमसे हमारी रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। आस्तिक को इसी शब्द का तो इंतजार था। उसने कुर्सी पर टिककर बैठते हुए और अपनी कुर्सी को स्विंग करते हुए कहा, ठीक है, मुझे बस इसके लिए गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन भेजनी होगी, उसके बाद इस प्रिंटिंग प्रेस पर कोई भी अपना दावा नहीं कर पाएगा। शारदा जी जल्दी से कुर्सी से खड़ी होती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, धन्यवाद राजा साहब, आप सच में बहुत अच्छे राजा हैं। कहते हुए शारदा जी दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उनके कदम रुक जाते हैं जब आस्तिक ने उन्हें कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है शारदा जी। शारदा जी रुक जाती है और पलटकर आस्तिक को देखते हुए कहती है, अब कौन सी बात रह गई है? आस्तिक अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपने पेट की पॉकेट में दोनों हाथ रखते हुए शारदा जी को देखकर कहता है, गिव वन टेक का जमाना है। मेरे नाना जी बहुत नर्म दिल रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी जमीन यूं भी दान कर दी थी, लेकिन मेरी तरफ से ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस चाहिए तो बदले में आपको मुझे भी कुछ देना। मेरी एक छोटी सी शर्त है जो आपको माननी होगी। दादाजी हैरानी से आस्तिक को देखते हैं और कहती है, राजा साहब, हम तो बहुत मामूली से लोग हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? आपकी बेटी। आस्तिक के इन दो शब्दों में शारदा जी को सुन्न कर दिया और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। गुस्से में कहती है, यह क्या बदतमीजी है राजा साहब, आप क्या कहे जा रहे हैं? आप राजा हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जो दिल में आएगा आप वो करेंगे। मत भूलिए, देश में कानून नाम की चीज भी है। आस्तिक के भाव कठोर हो गए और उसने कहा, अगर कानून पर इतना भरोसा ही है तो आप यहाँ क्या कर रही है? जाए कानून से ही अपनी प्रिंटिंग प्रेस वापस ले लीजिए। शारदा जी को पता था कि यहाँ का कानून भी राजा साहब की जेब में है, तो उन्होंने अपनी शब्दों में नरमी लाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा बोल गई थी। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आस्तिक ने कहा, मतलब साफ है, आपकी बेटी, मुझे उससे शादी करनी है। आस्तिक इन शब्दों को सुनकर शारदा जी को जोर का झटका लगता है। वह हैरानी से आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको मेरी बेटी से शादी करनी है? आप होश में तो है? यह इम्पॉसिबल है। आस्तिक ने भी गुस्से में शारदा जी को देखकर कहा, अगर बात ऐसी है तो फिर अपने साथ साथ उस जमीन पर मौजूद हर दुकान को बंद करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वह जमीन मेरी है और मैं उसे सरकार को दूं या फिर आज में जला दूं, वह मेरी मर्जी होगी। उसके बाद कोई भूखे मरे या मरते मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। शारदा जी आगे आती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? वहाँ पर छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो छोटा मोटा काम करके अपना रोजगार चला रहे हैं, आप ऐसे कैसे अपनी प्रजा के साथ ऐसा कर सकते हैं? आस्तिक टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट टेबल पर ही घूमते हुए कहता है, आप मेरी बात मान जाए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दीजिए और मैं वहाँ की जमीन परमानेंट वहाँ के लोगों को कर दूंगा। शारदा जी अभी भी असमंजस में थी। वह हैरानी से अभी भी आस्तिक को देख रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आस्तिक, जो कि इस वक्त यहाँ का राजा है, वह उसकी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है। शारदा जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, राजा साहब, आपसे शादी करने के लिए तो आसपास के राज्यों की कहानी राजकुमारियां तैयार है, फिर आपको मेरी ही बेटी से शादी क्यों करनी है? हम तो आपके बराबर की भी नहीं है। आस्तिक ने अपने मन में कहा, और तुम लोग कभी मेरी बराबरी कर भी नहीं सकते। पर उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव रखते हुए कहा,
वह दरअसल बात ऐसी है कि मैंने आपकी बेटी को कहीं देखा था, उसके बाद मुझे वह पसंद आ गई। इसीलिए तभी सोच लिया था कि शादी करूंगा तो आपकी बेटी से ही करूंगा। और आपको शादी से परेशानी क्या है? आपकी बेटी मेरी पत्नी बनेगी और सिंघल की रानी बनेगी, महलों में राज करेगी। कई लड़कियां ऐसे सपने देखते हैं, पर किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं, पर आपकी बेटी के सारे सपने पूरे होंगे। वह मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगी। क्या आप अपनी बेटी को रानी बनता हुआ नहीं देख सकती है? शारदा जी सच में पड़ गई थी। देखा जाए तो हर माँ अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर ही देखते हैं, और राजा साहब जैसे बड़े आदमी से उनकी बेटी की शादी होगी। ये सोचते हुए शारदा जी सोच रही थी, एक तरह से देखा जाए तो अरुणिमा के लिए यह एक अच्छा रिश्ता था, पर अभी अरुणिमा की पढ़ाई बाकी है। शारदा जी ने राजा साहब को देखते हुए कहा, राजा साहब मेरी बेटी अभी पढ़ रही है। आस्तिक ने कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वह शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। शारदा जी सोच में पड़ जाती है। आस्तिक को पता था कि शारदा जी हाँ ही रहेगी, और ऐसा हुआ भी। शारदा जी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और कहा, जी ठीक है, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर अरुणिमा ने मना कर दिया तो? आस्तिक ने कहा, आप उसकी माँ है, उसे समझाए जाकर। उसके एक हाँ में सबकी भलाई छुपी हुई है। शारदा जी ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। उनके जाते ही आस्तिक के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह शक्ति में बदल गई, और उसने अपने मन में कहा, मैं जानता था तुम वह औरत हो जो अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हो। तुमने तो अपनी बेटी तक को भी नहीं छोड़ा। शारदा जी घर वापस आती है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है तो देखी है, सामने डाइनिंग टेबल पर मिश्री बैठी हुई है और अरुणिमा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही है। अपनी माँ को आया देखकर अरुणिमा कहती है, माँ आप आ गई, आइए जल्दी, खाना भी गर्म ही है। हर बार तो आप इतनी रात को घर आती है कि खाना ठंडा हो जाता है और फिर उसे दोबारा गर्म करके खाना होता है। मिश्री भी कहती है, हाँ मम्मी जल्दी आओ, देखो दीदी ने कितनी बढ़िया दाल बनाई है। शारदा जी हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद वो फ्रेश होकर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठी है। अरुणिमा ने सबके साथ मिलकर खाना, इनका डिनर टाइम वैसा ही था जैसा रोज होता है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। एक बार डिनर खत्म होने के बाद मिश्री अपने कमरे में चली जाती है। अरुणिमा झूठे बर्तन सिंक में रख रही थी। तभी शारदा जी वहां आती है और अरुणिमा से कहती है, अरु मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। अरुणिमा ने कहा, हाँ कहिए ना, क्या बात है? शारदा जी असमंजस में कहती है, कैसे कहूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरुणिमा ने कहा, क्या बात है माँ, बताए ना, आपकी परेशान क्यों नजर आ रही है? शारदा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, दरअसल बात ऐसी है कि आज हमें कोर्ट का नोटिस मिला था। जिस जगह पर हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, गवर्नमेंट उस जगह पर कब्जा करना चाहती है। अरुणिमा हैरानी से कहती है, क्या माँ इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, अब हम क्या करेंगे? शारदा जी ने अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह जमीन राजा साहब के नाना जी की थी, तो मैं इस बारे में राजा साहब से बात की है और उन्होंने कहा है कि वह हमारी मदद भी करेंगे। राजा साहब का जिक्र होते ही अरुणिमा के चेहरे पर आस्तिक की वही छवि उभर कर आती है जो उसने कमरे में देखी थी। अरुणिमा अचानक से कांप जाती है क्योंकि आस्तिक की वह भयानक छवि को अपने मन से हटा ही नहीं पा रही थी। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और कहा, ये तो अच्छी बात है माँ, अगर राजा साहब हमारे प्रिंटिंग प्रेस को बंद होने से बचा रहे हैं तो। शारदा जी ने कहा, अरुणिमा वह हमारी मदद करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के बदले एक शर्त रखी है। अरुणिमा हैरानी से अपनी माँ को देखते है और कहती है, शर्त? कैसी शर्त? शारदा जी, अरु दरअसल बात ऐसी है, देखो तुम चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी फैसला लेने से पहले इतना याद रखना कि वह प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ हमारे लिए रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि वहाँ काम करने वाले उन तमाम कर्मिके की भी रोजी रोटी है। अरुणिमा, माँ आप क्या कहे जा रही है? पहेलियाँ क्यों बुझ रही है? साफ साफ कहिए ना, अब कहना क्या चाहती है? शारदा जी, अरु बात ऐसी है कि राजा साहब ने मुझसे कहा है कि वह हमारी प्रिंटिंग प्रेस बंद नहीं होने देंगे और वह जमीन परमानेंटली हमारे नाम कर देंगे। लेकिन इसकी बदले में उन्होंने एक शर्त रखी है और वही ये है कि तुम्हें राजा साहब से शादी करनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आस्तिक वहां से जा चुका था और न जाने कब तक वह तीनों भाई बहन एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वैसे तो कहने के लिए वह तीनों सांस ले रहे थे,
पर उनकी जान आस्तिक निकाल चुका था। प्रणाली और कीर्ति का तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस बात से जिसको सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा था वह पृथ्वी था। प्रणाली ने कीर्ति को देखकर कहा, तुम्हें इस बारे में कुछ पता था? कीर्ति ने जल्दी से अपना सर में हिलाया और कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अरु भी मुझे कुछ नहीं बताया है। अगर ऐसा कुछ था भी तो उसे मुझे बताना चाहिए था। प्रणाली कुछ सोचकर कहती है, उसे खुद कुछ पता है भी या नहीं? प्रणाली के बात पर पृथ्वी और कीर्ति दोनों हैरानी से प्रणाली को देखते हैं। तो प्रणाली अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मुझे लगता है उस लड़की को इस बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए उसने तुमसे कुछ नहीं कहा है। खैर, अब इसमें कोई कुछ कर भी क्या सकता है। अगर भाई ने ये डिसाइड किया है कि उसे अरुणिमा से शादी करनी है तो यह उसका फैसला है और हम सब भाई की खुशी ही चाहते हैं। लेकिन पृथ्वी अपनी जगह से खड़ा होता है और गुस्से वाले अंदाज में कहता है, ऐसे कैसे हम भाई की हर बात मान ले? क्या उन्होंने इस शादी का डिसीजन लेने से पहले हमसे पूछा था? क्या उन्होंने एक बार अरुणिमा से पूछा कि वह उनसे शादी करना चाहती है या नहीं? अरे तुम नहीं जानती हो, भाई और अरुणिमा की पहली मुलाकात बहुत डेंजरस थी। भाई तो उसका गला दबा रहे थे, कल गला दबा रहे थे और आज शादी करने की बात कर रहे हैं। कोई मजाक चल रहा है क्या? हम सभी इस घर में रहते हैं, भाई को एक बार कुछ करने से पहले हमसे पूछना चाहिए था ना। पृथ्वी के इस तरीके से रिएक्ट करने पर प्रणाली और कीर्ति दोनों हैरान रह जाती हैं। कीर्ति आंखें फाड़े पृथ्वी को देख रही थी, क्योंकि पृथ्वी हमेशा से शांत स्वभाव का इंसान रहा है। प्रणाली ने पृथ्वी को घूरकर देखा और कहा, भाई की शादी से हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्या बात है पृथ्वी? क्या तुम नहीं चाहते हो कि भाई का घर बस जाए, वह शादी करके सेटल हो जाए? कब तक ऐसे अकेले घूमते रहेंगे? कहने के लिए तो हम सब हैं उनके साथ, पर अकेले में तो वह भी खुद को अकेला महसूस करते होंगे ना। उन्हें भी एक जीवनसाथी की जरूरत होगी। क्या तुम उनके इस फैसले में उनके साथ नहीं दे रहे हो? प्रणाली की बात पर पृथ्वी ने कुछ भी नहीं कहा। प्रणाली अपने एटीट्यूड के साथ कहती है, देखो पृथ्वी, तुम्हारे हमारे साथ होने से या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भाई ने ये डिसाइड किया है कि उन्हें अरुणिमा से शादी करनी है तो हम सबको उनके फैसले का सम्मान करना होगा। उसके बाद प्रणाली कीर्ति को देखकर कहती है, तुम मेरे साथ चलो, भाई ने मुझे शगुन की थाली तैयार करने के लिए कह कर गए हैं। मैं चाहती हूँ तुम उसमें मेरी मदद करो। कीर्ति जल्दी से हमें सर हिलाती है और प्रणाली के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन पृथ्वी अभी भी वहीं खड़ा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस एक पल में हो क्या गया है और आस्तिक को अरुणिमा से शादी क्यों करनी है। दूसरी तरफ आस्तिक फिर से उस कमरे में मौजूद था जहां पर पियानो रखा हुआ था। वह उस पियानो पर फिर से वही खतरनाक धुन बज रहा था। आस्तिक के हाथों की उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ कंटिन्यू पियानो पर चल रहे थे। पियानो बजते बजते अचानक से आस्तिक के सामने एक दृश्य आता है जहां पर कुछ लड़के खड़े होकर आस्तिक से यह कह रहे थे कि तुम्हारी माँ एक छोड़ी हुई औरत है, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को छोड़कर भाग गया है। आस्तिक जब लड़कों की बात सुनता है तो उसका खून खोलने लगता है और वह अपने हाथों का मुक्का बनाकर उसे लड़के के मुंह पर मार देता है। उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है और आस्तिक अपनी आग उगलती आंखों से उसे देखता है और कहता है, पाउटिंग, खबरदार, जो आज के बाद मेरी माँ के बारे में एक गलत शब्द कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। पर तभी कोई आस्तिक बाजू से पड़कर पीछे पलट देता है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है और इसी के साथ पियानो पर आस्तिक के हाथ रुक जाते हैं और वह अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। आस्तिक का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा देने के लिए। इंतजार है कल का, क्योंकि कल से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। शारदा मेहरा। अगले दिन सुबह अरुणिमा एक नीले रंग की साड़ी पहने हुए अपने कमरे में बैठी हुई थी। ज्योति उसके हाथों में चूड़ियां पहन रही थी और सुंदर दिखने के लिए मिश्री ने इसका थोड़ा सा मेकअप किया था। अरुणिमा शादी के लिए राजी हो गई थी क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अपनी मां की मजबूरी को देखते हुए अरुणिमा ने अपने सपने को मार दिया और खुद को समझाया कि इस शादी में ही सबकी भलाई है, भले ही इसके लिए उसे उस मॉन्स्टर के साथ ही क्यों न रहना पड़े।
पूरे घर में राजा साहब के आने की तैयारी हो रही थी। शारदा जी ने पूरे घर को अच्छे से साफ करवाया था और खाने पीने की चीज़ों का अरेंजमेंट करवाया था। आज आस्तिक और अरुणिमा की शादी की तारीख निकालनी थी और आज के ही दिन उनकी की डेट भी फाइनल होगी। शारदा जी जब कमरे में आती है और अरुणिमा को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरुणिमा नीले रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शारदा जी आगे आता है और अरुणिमा को बुरी नज़र से बचने के लिए उसके कान के पीछे एक काजल का टीका लगाते हुए कहती है, मेरी आरू कितनी प्यारी लग रही है, तुझे किसी की भी नज़र ना लगे। तो कहानी ख़त्म हो गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस कहानी को मैं किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। मैं एक लॉन्ग एपिसोड दूं, लेकिन जैसे अभी चल रहा है 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता छूट जाता है, ऐसे गैप पर दूं, या फिर मैं इसके शॉर्ट एपिसोड दूं, मतलब कि 10 मिनट के, 5 मिनट के, लेकिन मैं हर दूसरे दिन दूँ। तो जो भी तरीका है आप मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट अगर आप करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, वरना मैं अपने हिसाब से स्टोरी जैसे अब तक लिखती आई हूँ वैसे ही लिखूँगी। तो जो भी आपका सोच है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि अभी तक मेरे सब्सक्राइबर पूरे ही नहीं हुए यार। कब मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, तो मैं भी बाकी राइटर्स की तरह अच्छा ग्रोथ कर पाऊँगी। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए बाय।